बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। बेटा सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 26 और आज बेटा जो हम टॉपिक पढ़ना चाह रहे हैं वो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा सकता है बेटा ये आपको ग्रासलैंड दिखाया गया है, यहाँ पर देखें बहुत सारे जिराफा दिखाए हुए हैं जो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ग्रेजिंग कर रहे हैं, ग्रास पे फीड कर रहे हैं। बेटा हम बात कर रहे हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम के बारे में। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम पाकिस्तान में या दुनिया में कहाँ कहाँ मौजूद है, क्या इसकी लोकेशन है, आइए बेटा हम डिस्कस करते हैं और इसके क्या करेक्टरिस्टिक हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम के। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम आर फाउंड इन गिलगित, पाकिस्तान में गिलगित में है, कश्मीर, वजीरिस्तान, लोअर चित्राल एंड नॉर्थ कलात में मौजूद है। अगर हम पूरी दुनिया के बारे में बात करें तो पूरी दुनिया में ये कहाँ मौजूद है ग्रासलैंड? इन द वर्ल्ड यू कैन सी ए लार्ज ग्रासलैंड इन द सेंटर ऑफ यूरेशियन कॉन्टिनेंट, यानी यूरोप और एशिया के जो कॉन्टिनेंट्स हैं वहाँ पर आपको ग्रासलैंड, बहुत बड़े बड़े ग्रासलैंड आपको मिलेंगे। बेटा ग्रासलैंड जो है प्रेजेंट इन टेम्परेट क्लाइमेट आर आल्सो कॉल्ड प्रेरीज। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट आर प्रेरीज? प्रेरीज किसे कहेंगे बेटा? ग्रासलैंड प्रेजेंट इन टेम्परेट क्लाइमेट, जो यहाँ पर तपश होती है, हॉट ड्राई वेदर भी हो जाता है, उस जगह पे इनको प्रेरीज कहेंगे। अब इसकी एग्जांपल दी जा रही है, सच एज प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका की प्रेरीज का, या पंपास ऑफ अर्जेंटीना। बेटा यहाँ पर इसे प्रेरीज क्यों कहा गया है बेटा? इसलिए कहा गया है कि दिस ग्रासलैंड डू नॉट हैव वुडी प्लांट्स, यहाँ पर वुडी प्लांट नहीं होंगे, सो दे आर नोन एज प्रेरीज। प्रेरीज कहते हैं, प्रेरीज का मतलब होता है जहाँ पर नॉन वुडी ग्रास मौजूद हो, उसको हम प्रेरीज कहते हैं। लेकिन बेटा इसके बाद बट द ग्रासलैंड इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में हो है वुडी ट्रीज होंगे एंड आर कॉल्ड सवाना, सवाना उसे कहते हैं। तो ये बेटा शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज सवाना। तो आपने बताना है सवाना क्या है बेटा? ग्रासलैंड इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट हैव वुडी प्लांट्स एंड आर कॉल्ड सवाना, उन्हें कहते हैं बेटा। बेटा यहाँ पर आपको ग्रासलैंड इकोसिस्टम दिखाया गया है, यहाँ पर डायग्राम ए में बेटा यहाँ पर एक आपको मैमल दिखाया गया है जिसका नाम प्रोगॉर्न बेटा एंटीलोप है बेटा। बेटा यहाँ पर बी डायग्राम में आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर बी डायग्राम में ये आपको, हाँ जी, प्रेरी डॉग दिखाया गया है, और सी डायग्राम में यहाँ पर बाइसन हर्ड दिखाया गया है, ये एक रेवट दिखाया गया है बाइसन मैमल का, और डी में कोन फ्लावर मौजूद है यहाँ पर, ये आपको वाज़े तौर पर। ये पीछे देखें ग्रासलैंड, ग्रास उगी हुई नज़र आ रही है, यहाँ पर कोई वुडी प्लांट नज़र नहीं आ रहा। बेटा हम ग्रासलैंड इकोसिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, अब देखना चाहते हैं कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम में रेनफॉल एनुअल कितनी होती है। तो ग्रासलैंड जो है बेटा यूजुअली फेस सेवियर ड्रॉट्स, शदीद किस्म की खुश्की, पानी अवेलेबल ना हो, रेनफॉल कम होती है बेटा। तो एनुअल रेनफॉल बेटा यहाँ पर कितनी है? अबाउट 250 से लेकर 750 mm, यानी मिलीमीटर है पर एनम, सालाना। और बेटा इसको अगर हम इंचेस में मेजर करें तो 10 से लेकर 30 इंचेस पर एनम होगी बेटा। लेकिन जो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है वहाँ पर रेनफॉल रीचेज अबाउट 1500 mm यानी मिलीमीटर, जिसको हम 60 इंचेस कहेंगे बेटा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है कि ग्रासलैंड की रेनफॉल की रेंज क्या है बेटा? 250 से 750 मिलीमीटर आमतौर पर होती है पर एनम, जबकि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में कितनी होगी? डबल हो जाएगी, यानी 15 mm यानी 60 इंचेस हो जाती है। बेटा हम बात कर रहे हैं ग्रासलैंड के बारे में। 10 ग्रासलैंड आकर्स इन रीजन, ऐसे इलाके में मौजूद होंगे ये, वेयर मीन एनुअल रेनफॉल जो है इज मिडवे, दरमियान में आएगी, बिटवीन ए फॉरेस्ट एंड ए डेजर्ट, यानी एक साइड पे डेजर्ट है, दूसरी साइड पे क्या होगा? फॉरेस्ट होगा। फॉरेस्ट में रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है जबकि डेजर्ट में कम रेनफॉल होती है। तो इन जनरल दे हैव ए कंटिन्यूअस कवर ऑफ ग्रास होगा एंड विर्चुअली नो ट्री एट ऑल एक्सेप्ट अलोंग द रिवर्स, रिवर्स के साथ साथ क्योंकि वाटर अवेलेबल होता है वहाँ पर ट्रीज वगैरह मौजूद होंगे। बेटा वाटर एंड फर आर दी क्रूशियल फैक्टर हैं, फायर सॉरी, वाटर एंड फायर जो है क्रूशियल फैक्टर हैं इन दी
कंपटीशन बिटवीन ग्रासेस एंड ट्री के दरमियान इन दी कंपटीशन, ये कंपटीशन में मौजूद होंगे बेटा प्लांट लाइफ यहाँ पर देखना चाहते हैं कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम में कौन कौन से प्लांट हो सकते हैं बेटा। तो बेटा डोमिनेंट स्पीशीज आर ग्रेमिनॉइड होगी, ग्रेमिनॉइड का मतलब है ग्रास फैमिली है बेटा, grasses and grass like plants होंगे। certain forms such as composite family है बेटा, legumes हैं and many other herbaceous plant species are also associated with grasses। herbaceous non woody plant, हर्ब जो होती हैं वो प्लांट्स यहाँ पर मौजूद होंगे बेटा। हम बात कर रहे हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम के बारे में और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टर है ग्रासलैंड इकोसिस्टम का बेटा वो है लेयरिंग। लेयरिंग क्या है बेटा, यहाँ पर जो प्लांट ग्रो कर रहे हैं उनके डिफरेंट लेयर्स हैं बेटा। तो अब इस लेयर्स को हम डिस्कस भी करते हैं और आपको डायग्राम भी दिखाते हैं कि लेयरिंग का मतलब क्या है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है ग्रासलैंड इकोसिस्टम का। तो लेयरिंग इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रासलैंड। अब बेटा टाल लेयर्स जो होती हैं, बेटा लेयर्स देखते हैं यहाँ पर, ये आपको देखेंगे डायग्राम दिखाई गई है, ये टाल लेयर है। देखें सबसे बड़ी जो लेयर है एंड्रोपोगोन, ये प्लांट का नाम है बेटा, पेनिकम है बेटा, फॉर्म दी फर्स्ट लेयर। ये देखिए पहली लेयर बन रही है, टाल प्लांट आपको दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी ऊंची लेयर है ये। इसके बाद बेटा मिड हाई ग्रासेस जैसे स्टाइपा है और इसके बाद स्पोरोबोलस है बेटा, ओरिजोप्सिस है बेटा। यहाँ पर ये जो प्लांट है बेटा ये सेकंड लेयर बना रहे हैं, देखिए ये सेकंड लेयर है, फॉर्म द सेकंड लेयर। एंड थर्ड लेयर इज फॉर्म बाय शॉर्ट ग्रासेस, देखें शॉर्ट ग्रास है नीचे, वो थर्ड लेयर बना रही हैं। एंड फोर्थ एंड वारफेयर स्पेशी मौजूद हैं, जैसे पोआ है, ब्रोमस है बेटा, विद मॉसेस एंड लाइकन के साथ ये थर्ड लेयर बना रहे हैं। तो बेटा ग्रासलैंड में फिर कितनी लेयर हो गई, 3 लेयर्स हो गई। यानी फर्स्ट लेयर जो है वो टाल प्लांट्स है जैसे कि एंड्रोपोगोन बताया गया है, जो सेकंड लेयर होगी जो मिड लेयर कहलाती है स्टाइपा वगैरह, इसमें प्लांट्स सेकंड लेयर बना रहे हैं। और थर्ड लेयर जो होगी बेटा ग्रासेस हैं, शॉर्ट प्लांट्स हैं बेटा, फोर्ब्स हैं, यहाँ पर मॉसेस और लाइकन वगैरह साथ मौजूद हैं, ये थर्ड लेयर होगी। तो बेटा ये देखें डिफरेंट लेयर जो बन रही है, ये इंपॉर्टेंट करेक्टर है किसका, ग्रासलैंड इकोसिस्टम का बेटा। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में सॉइल की कंडीशन क्या होगी, द सॉइल मॉइस्चर जो है इज लिमिटेड होगी ऑन अकाउंट ऑफ लो प्रेसिपिटेशन, यानी बारिश यहाँ कम हो रही है और हाई इवेपोरेशन हो रही है, क्योंकि सनलाइट यहाँ पर अवेलेबल होती है और सनलाइट जो है वो मेजर फैक्टर है फॉर दी हाई इवेपोरेशन ऑफ वाटर। बेटा जो अपर सॉइल लेयर होगी इन विच ग्रासेस आर रूटेड इज नॉर्मली मॉइस्ट होती है, बट डीपर लेयर्स आर कॉन्स्टेंटली ड्राई हो जाती है। द सॉइल ऑफ ग्रासलैंड इज बेसिकली इम्परमिएबल है विद एक्सेसिव सैलिनिटी की वजह से इम्परमिएबल है। तो बेटा यहाँ पर देखिए ये बड़ी लेयर्स हैं, अपर लेयर नज़र आ रही है, इमरजेंट लेयर से कहते हैं, जो मिड लेयर है कैनोपी लेयर कहा गया है और जो नीचे लेयर है अंडर स्टोरी लेयर कहते हैं और नीचे फॉरेस्ट फ्लोर वगैरह मौजूद है। तो ये लेयरिंग जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है डिफरेंट प्लांट्स की, क्योंकि डिफरेंट इनकी हाइट मौजूद है, तो इसको हम कहते हैं लेयरिंग है और ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम का इंपॉर्टेंट करेक्टर है बेटा। बेटा हम ग्रासलैंड को डिस्कस कर रहे हैं, अब यहाँ पर देखना चाहते हैं कि एनिमल लाइफ कौन कौन से हो सकते हैं, यहाँ पर एनिमल कौन से अबेंडेंट हैं, कौन से डोमिनेंट हैं, कौन से कम तादाद में हैं। तो डोमिनेंट जो स्पीशी हैं आर हर्बीवोर्स हैं, क्योंकि ग्रास अवेलेबल है, तो ऐसे एनिमल्स या प्लांट जो ग्रास पे फीड करेंगे उन्हें हम हर्बीवोर्स कहेंगे। इनवर्टिब्रेट्स हैं इंक्लूडिंग इंसेक्ट हैं और वेरी न्यूमरस मौजूद हैं। ग्रास हॉपर वहाँ बिकम सो न्यूमरस हो जाएंगे दैट कैन compete with other herbivores for plant foliage, क्योंकि प्लांट्स के यहाँ पर हरे भरे पत्ते नजर आएंगे अवेलेबल होंगे जिस पर ये इंसेक्ट फीड करते हैं। द प्रेडेटर्स आर रेप्टाइल्स होंगे, यहाँ पर एम्फीबियंस एंड मैमल्स भी हो सकते हैं यहाँ पर, फॉर एग्जांपल जैसे लिजर्ड है, रेप्टाइल है, टोड एम्फीबियन है, टर्टल बेटा यहाँ पर फिर जो है मौजूद प्रे ऑन इंसेक्ट, फॉक्सेस, वोल्व्स अमंग मैमल आर वेरी कॉमन होते हैं बेटा। अमंग डीकम्पोजर मैनी बैक्टीरिया मौजूद हैं यहाँ पर, एक्टिनोमाइसीड्स एंड फंजाई लाइक मोल्ड, यीस्ट, मशरूम, ब्रैकेट फंजाई आर मोस्ट कॉमन है बेटा। लार्ज एनिमल्स लाइक जेब्रा, वाइल्ड हॉर्सेस, बाइसन आर इम्पोर्टेंट है बेटा। ग्रासलैंड इकोसिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं बेटा, अब यहाँ पर देखना चाहते हैं कि इनकी प्रोडक्टिविटी यहाँ पर कितनी हो सकती है। अगर टेम्परेट ग्रासलैंड एरिया है
तो बेटा यहाँ पर दी रेट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्शन जो है इज अबाउट 700 to 1500 ग्राम पर स्क्वायर मीटर एनुअली। ये बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, आपसे पूछा जा सकता है ग्रासलैंड की प्रोडक्टिविटी बताएं। तो इन सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में इट इज मोर देन 4000 ग्राम पर स्क्वायर मीटर है बेटा। इन एनुअल ग्रासलैंड में लार्ज ग्रेजिंग एनिमल्स कंज्यूम करते हैं रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट, तकरीबन 5 से लेकर 10% जो है ऑफ टोटल हर्बेज का प्रोड्यूस जो वहाँ पर पैदा हुई है बेटा। जितनी भी वहाँ पर ग्रीनरी है उसका 5 से 10% जो है वो यहाँ पर ग्रेजिंग एनिमल कंज्यूम कर रहे हैं। इनवर्टिब्रेट्स बेटा, रोडेंट्स, बर्ड्स में कंज्यूम एन इक्वल अमाउंट और ए लिटिल मोर, ये से ज़्यादा कंज्यूम करते हैं इनवर्टिब्रेट जो होंगे। फिर हम बात कर रहे हैं प्रोडक्टिविटी के बारे में। तो इन इकोलॉजी में द टर्म प्रोडक्टिविटी का मतलब यहाँ पर क्या है बेटा, रेफर टू द रेट ऑफ जनरेशन ऑफ बायोमास इन एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में क्या रेट है, क्या मतलब वहाँ पर किस स्पीड से बायोमास जनरेट हो रहा है। यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स ऑफ मास पर वॉल्यूम। मास पर वॉल्यूम हम करते जैसे कि यहाँ पर मास बताया गया है ग्राम, और पर वॉल्यूम का मतलब एरिया बताया गया यहाँ पर यूनिट ऑफ टाइम है सच एज ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर पर डे, जैसे ग्राम पर स्क्वायर मीटर पर डे में कितनी वहाँ पर बायोमास की जनरेशन हुई है, इसे हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं बेटा। द यूनिट ऑफ मास कैन रिलेट टू ड्राई मैटर, ड्राई मैटर से भी इसका ताल्लुक हो सकता है, टू द मास ऑफ जनरेटेड कार्बन। कार्बन का मतलब यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेटा। अब बेटा देख रही है कि ग्रासलैंड पे ह्यूमन इम्पैक्ट क्या है। नेचुरल जो है ग्रासलैंड इन द वर्ल्ड आर यूज्ड फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप की प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट के लिए जहाँ मवेशी वगैरह पाले जाते हैं बेटा। ओनली ए स्मॉल फ्रैक्शन, बहुत कम तादाद जो है ऑफ द वर्ल्ड ग्रासलैंड हैव बीन इन कल्टीवेशन ड्यू टू एसिड क्लाइमेट कंडीशन की वजह से। विद सॉइल इरोजन होती है और वहाँ पर सैलिनिटी या नमकियात बढ़ जाते हैं। तो बेटा फिर ग्रेजिंग जो है, जो ग्रेजिंग क्या है बेटा, जहाँ पर ग्रेजर होते हैं हैज़ प्रोमिनेंट इफेक्ट ऑन ग्रासलैंड। ग्रासलैंड पे इसका प्रोमिनेंट इफेक्ट होता है बेटा। अब देखना ये कि क्या इफेक्ट है बेटा। अगर ओवर ग्रेजिंग कर दी जाए काजेज अ रिडक्शन इन हर्बेज, हरियाली में कमी आ जाएगी, वहाँ पर वेजिटेशन कम हो जाएगी, यानी हर्बेज कवर कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और रिजल्ट इज सॉइल इरोजन हो जाएगी। तो मैनी लैंड्स जो खास तौर पे ग्रास लैंड है आर कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट, डेजर्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं बाय ए प्रोसेस कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन ड्यू टू ओवर ग्रेजिंग। अगर बहुत ज़्यादा ग्रेजिंग कर दी गई है तो जो ग्रास लैंड है वो आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसे हम डेजर्टिफिकेशन कहेंगे बेटा। और ये मेन इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है बेटा। बेटा थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय लेक्चर। लेकिन याद रखिए मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके और आपसे मुस्तफ़ीद हो सके। अल्लाह हाफिज़।